हमारा एक कोड है BHDS 183 जो कि हिंदी के रूप में जाना जाता है ये कोड। तो हम इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं इस सेशन में। और ये अप्रॉक्सीमेट हम 12 से 13 क्वेश्चंस कवर करेंगे आपके सेशन, ठीक है, जो एग्ज़ाम में आएंगे। आपके एग्ज़ाम इन्हीं में से आपके पूरे एग्ज़ाम कवर कर दिए जाते हैं। आप अच्छे से इन्हीं में कर लेते हैं तो पूरा एग्ज़ाम आपको 80+ नंबर से आपका जो है आप अपने एग्ज़ाम में अचीव कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए, हमारा बुक का नाम हम पहले इसको कवर कर लेते हैं। तो बुक का नाम क्या है? अनुवाद, सिद्धांत और प्रवृत्ति। ठीक है। तो अनुवाद का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि हम आपसे अनुवाद करते हैं कि आप इस कार्य को जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र कीजिए, ठीक है। अनुवाद का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एक तरीके से शुरुआत करना। और सिद्धांत का मतलब होता है कि जो कार्य लंबे समय तक किसी एक सिस्टम तरीके से लोगों के द्वारा अपनाया गया हो और वो लोगों के हित के लिए, लोगों के फेवर के लिए वो सिद्धांत बन जाता है। और प्रवृत्ति का मतलब होता है कि उसको चलाने का तरीका, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, अनुवाद को परिभाषित कीजिए, जो कि इसके बिना एग्ज़ाम में पेपर नहीं बना है और ये इसके बिना पेपर नहीं बना होगा और ना कभी बनेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ही यह है कि अनुवाद को परिभाषित कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट 20 नंबर में पूछेगा। अनुवाद को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि ये हमारा एक क्वेश्चन बना, अनुवाद को परिभाषित कीजिए। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को एग्जाम में क्या पूछ देता है कि अनुवाद से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में परिभाषा लिखिए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को क्या पूछ देता है कि अनुवाद शब्द की प्रक्रिया क्या है, या फिर अनुवाद शब्द हमारे जीवन में क्यों उपयोगी है, अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को फिर से पूछ देगा कि अनुवाद शब्द की विस्तारित रूप में इसको समझाइए। तो ये आपका क्वेश्चन पूछने का, हाँ। तो हमारा अब आ जाता है अनुवाद का जो परिभाषा। तो अनुवाद एक भाषिक क्रिया है जो यानी कि भाषा के रूप में जाना जाता है। भारत में जैसे बहुल भाषा बोला जाता है, यानी कि अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो अनुवाद उसी की एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम किसी भी भाषा को प्रयोग करके किसी बातचीत को शुरुआत करते हैं, या फिर बोल सकते हैं बातचीत करने में हम सक्षम होते हैं, उसी को हम अनुवाद बोलते हैं। अनुवाद को हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो संप्रेषण का ही एक अंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि संप्रेषण का मतलब ही बातचीत होता है और अनुवाद का मतलब होता है कि भाषिक क्रिया, यानी कि एक भाषा का क्रिया है जो अलग अलग शिक्षित व्यवस्था के रूप में हम बातचीत करने के लिए अलग अलग तौर तरीके से जो है अलग अलग क्षेत्रों में अपनाते हैं। उदाहरण के तौर पे पश्चिमी देशों में अलग होगा, आपका उत्तरी देशों में अलग होता है। जैसे हम बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर या फिर भारतीय कल्चर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक अनुवाद करने की प्रक्रिया है, एक बोल सकते हैं कि एक सिस्टम है। और 20वीं सदी में अगर बात की जाए, 20वीं शताब्दी में इसका जो दुनिया भर में एक ही व्यवस्था अपनाया गया कि विनियमित रूप में। विनियमित रूप का मतलब होता है क्या होता है, नियमित, और एक होता है विनियमित। विनियमित का मतलब होता है कि जो नियम के अनुसार चल रहा है लेकिन उसको चेंजेस करके फिर से विनियमित कर दिया गया, यानी कि दोबारा से उसमें कुछ ना कुछ नियम ऐड ऑन किया गया। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण करने के साथ हमने क्या किया भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में किया तो कुछ जोड़ा, कुछ हटाया, जिसे हम बोल सकते हैं संशोधन, ठीक है। तो विनियमित का मतलब होता है कि जब हम अपने नियमों में दोबारा हेरफेर करते हैं या फिर चेंजेस लाते हैं, उसी को विनियमित कहते हैं। अब उसके बाद आपका बोल सकते हैं अलग अलग, जैसे यहाँ पे विद्वान आते हैं, जैसे कि आपका जॉन कनिंगस्टन जो था, एक लेखक के रूप में जाना जाता है, जो अनुवाद के प्रयोग में उसने एक बात बोला था कि जिस ढंग से कहा गया हो और निर्वाह किया गया हो उसी को हम अनुवाद कहते हैं। यानी कि जिस ढंग से जो बात कही गई हो और उसका निर्वाह किया गया हो। निर्वाह का मतलब होता है कि उसका मतलब
पर्टिकुलर निर्वहन किया गया, जैसे कि हम बोल सकते हैं अंतिम संस्कार, ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से उसको ख़त्म किया गया बातों को, उसी को हम अनुवाद कहते हैं। ये जॉन कनिंगस्टन की बात कही गई है, ठीक है। अब दूसरे विद्वान एक आ जाते हैं कैटफोर्ड। कैटफोर्ड एक भाषा का एक समग्र व्यवस्था अपनाता है कि वो कहता है कि जो एक भाषा है ना, उसकी पूरी सामग्री क्या है, यानी कि भाषा की सामग्री क्या है, उसमें शिल्प होता है, उसकी मात्राएं होती है, वो पूर्ण रूप से छंद से भरपूर होता है। ये सारी बातों को कह रहा है कि जिसमें एक भाषा का सामग्री होता है जिससे हम बातचीत करते हैं, वो हमारा अनुवाद कहलाता है। और ये किसने कहा था? कैटफोर्ड। अब उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अनुवाद में जो है भारतीय चिंतन का भी एक महत्वपूर्ण देखने को मिलता है स्थिति। जैसे कि देवेंद्र नाथ शर्मा ने भी, जो भारतीय हैं, उन्होंने भी अनुवाद के रूप में जो है अपना चिंतन व्यक्त किया था, यानी कि अपनी विचार प्रस्तुत किया था। तो देखो, विचारों को एक भाषा जो दूसरे भाषा का रूपांतरित स्वरूप कहलाता है, उसी को हम अनुवाद कहते हैं। यानी कि विचारों की एक ऐसी प्रक्रिया इन्होंने बताया कि जो विचार है एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक भाषा दूसरे भाषा का रूपांतर है। रूपांतर का मतलब होता है कि रूप के रूप में जो देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मैं एक भाषा बोल रहा हूँ, आप भी एक भाषा जानते हो, तो उस सिचुएशन में क्या है, हमारे बीच जो है एक बोल सकते हो विचारों का जो थिंकिंग होगा, प्रेजेंटेशन होगा हमारे थिंक का, वो क्या किस बेसिस पे होगा, अलग अलग तौर तरीके से। मान लो कि बिल्कुल ही मेरे तरीके की भाषा आप नहीं ज़्यादा नहीं बोलते होगे, या फिर आपके तरीके की बिल्कुल कॉपी भाषा मैं नहीं बोल पाऊँगा, ये थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। इसी को देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने कहा था, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे विनोद गोदरे के अनुसार भी बात की जाए तो उन्होंने भी अनुवाद स्रोत भाषा का एक अभिव्यक्त किया, यानी कि अनुवाद जो है ना, भाषा का स्रोत के रूप में जाना जाता है, जिसमें हम सूचना, साहित्य तथा अपने बोध, अपने भावना को जानने के लिए दूसरे व्यक्ति से बातचीत करते हैं, ठीक है। हम उसी को अनुवाद बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अनुवाद की पूरी एक सरल परिभाषा है जो कि पूर्ण रूप से अब कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि उसी क्वेश्चन का एक स्वरूप है, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको 20 नंबर में, ध्यान रखिएगा कि अनुवाद क्या है परिभाषित कीजिए और इसके महत्व की वर्णन कीजिए, ये इस तरीके से पूछ देगा। तो इसलिए मैंने बट यहाँ पे टुकड़ों में आज यहाँ पे सेशन में डिवाइड इसलिए किया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अनुवाद के महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि अनुवाद क्या है तथा इसके महत्वों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन इसमें पूछ देगा। तो देखिए 21वीं शताब्दी में मौजूदा जो अनुवाद है वो हमारे आवश्यकताओं से भरपूर है। भारत में जैसे कि बहुभाषा देश के रूप में जाना जाता है, जो अलग अलग जन समुदाय जो है अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलती हैं, अलग अलग तौर तरीके की जो है अपने जीवन में अपनाते हुए युग युगांतर तक अपनी बातों को रखने में सक्षम हो पाए हैं या फिर कैपेबल हो पाए हैं। देखिए यहाँ पे साहित्य, शिक्षा, वैज्ञानिक तकनीकियाँ, वाणिज्य, व्यवसाय, राजनीतिक कूटनीति आदि, इन सभी धर्म ज्ञान और धर्म दर्शन, इन सभी में अलग अलग प्रकार की अनुवाद है। अनुवाद जैसे आप लोगों को मैंने अभी बता ही दिया कि अनुवाद एक भाषा के रूप में एक बातचीत या फिर विचार प्रकट व्यवस्था का स्वरूप होता है, जिसमें आप मनुष्य एक दूसरे से बातचीत करने में सक्षम हो, वो आपका अनुवाद कहलाता है। बेसिकली इसके महत्व की बात की जाए तो राष्ट्रीयता पहला को आपका सब हेडिंग बनता है। राष्ट्रीय एकता में अनुवाद की आवश्यकता है, यानी कि अनुवाद इसीलिए किया जाता है ताकि राष्ट्र की एकता को बनाए रखा जा सके। अब मान लीजिए कि किसी भी दोस्त से आप बातचीत क्यों करते हो, ताकि उन दोनों के बीच गहराई का जो है प्यार बना रहे, ठीक है। तो भारत जैसे विशाल देश में जो है अनुवाद की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है ताकि भौगोलिक जो क्षेत्र, यानी कि जो हमारा जोग्राफिकल क्षेत्र है, उसके अनुसार कन्याकुमारी से लेके आपका बिखरी हुई जो स्थिति है वो आपका बोल सकते हो श्रीलंका के क्षेत्र तक जो है, केरल के क्षेत्रों तक जो है पूर्ण रूप से एक
राष्ट्रीय के रूप में बना रहे, एक एकता के रूप में बना रहे, इसीलिए अनुवाद करना आवश्यक है या फिर बातचीत करना आवश्यक है, ताकि हमारा भारत एक अखंड भारत के रूप में जाना जाए, जिसमें किसी भी प्रकार का खंडन ना हो। अखंड का मतलब होता है कि एक ही खंड हो। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद इसका सब हेडिंग अगला है, संस्कृति के विकास के लिए अनुवाद। देखिए, संस्कृति के विकास के लिए अनुवाद भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति का निर्माण या फिर संस्कृति का विकास तभी सक्षम है जब हम अनुवाद रूप में अपने आप को आगे बढ़ाएं। देखिए, जैसे कि आज आप लोग देख रहे होंगे कि बेसिकली दक्ष एशियाई जो कंट्री के जो मतलब लेडीज़ हैं, वो श्री कृष्ण की भक्ति या फिर राम भक्ति के रूप में आज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। रील्स पे देख लो, वीडियोस में देख लो, आपको बहुत ज़्यादा इसमें देखने को मिल रहा है कि राधे राधे, जय श्री राधे, राधे कृष्णा जय श्री कृष्णा हरे हरे। ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि इसके कारण क्या है, ये हमारा आज संस्कृति का पूर्ण रूप से विस्तार हो रहा है, हमारे संस्कृति का बोल सकते हो प्रचार हो रहा है। तो ये हमारा अनुवाद का एक सांस्कृतिक रूप में महत्व है। ठीक है, अब अगला महत्व क्या है, साहित्यिक अनुवाद का महत्व। साहित्यिक अनुवाद का महत्व क्या है कि जब हम साहित्य तौर पे जो हमारी रचनाएं होती है, हमारे समाज में जो भी बातें रचनाकार अपनी बातों को रचना के माध्यम से समाज में रखता है, तो उससे हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या होता है कि उससे हमारे भारतीय साहित्य तथा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के बारे में जान पाते हैं और उसके साथ हमारा विकास हो पाता है। इसीलिए साहित्यिक रचना का भी होना आवश्यक है, ताकि साहित्य कला का विकास हो सके। ठीक है, अब उसके बाद हमारा इसी में अगला सब हेडिंग है, व्यवसायिक अनुवाद। व्यवसायिक अनुवाद का मतलब होता है जब हम व्यवसाय करते हैं। तो व्यवसाय करते हैं तो भाई व्यवसाय करने के लिए एक दूसरे से बातचीत करना होगा, एक दूसरे से तर्क वितर्क करना होगा, एक दूसरे से बोल सकते हो कि व्यापारिक रूप में अपने सामान के लिए, अपने व्यवसाय के लिए बातचीत तो करना पड़ेगा ना बेसिकली। तो इसी को व्यवसायिक बोल सकते हैं अनुवाद के रूप में जानते हैं, जिसे आज हम वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में आज हर एक देशों में हम देख सकते हैं इसकी भूमिका, जो कि शिक्षा, चिकित्सा, औद्योगिक व्यवस्था, विकास, प्रौद्योगिकी व्यवस्था, वैज्ञानिकी व्यवस्था, इन सभी में आज हमें व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण व्यवस्था देख सकते हैं, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि इन अनुवादों की आवश्यकता हमें अपनी ज़रूरतों तथा देश के विकास के लिए आवश्यक है। तो ये था अनुवाद का महत्व, जिसके अकॉर्डिंग हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद के प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता कि अनुवाद से आप क्या समझते हैं तथा इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो पहली बात है कि जैसे आप लोगों को मैंने ऊपर बता ही दिया है कि हमने महत्व भी पढ़ लिया, अब इसके प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो अनुवाद की प्रकृति, जिसे हम बोल सकते हैं कि अनुवाद की प्रकृति अर्थात अनुवाद की क्रिया कला और उसका बोल सकते हो कि शिल्प व्यवस्था क्या है, उसके बारे में हम उसकी प्रकृति के बारे में देखते हैं। तो पहली बात है इसके प्रकार। तो देखिए, इसके पहली बात तो हम देख सकते हैं कि दो प्रकार बेसिकली होता है, एक गद्यानुसार और दूसरा पद्यानुसार। ठीक है, जिसे हम कई बार बोल देते हैं पद्यानुवाद, ठीक है, या फिर गद्यानुवाद। ठीक है, तो देखिए पद्यानुवाद और गद्यानुवाद में क्या मतलब होता है कि जो आपकी गद्य व्यवस्था होती है, जो गद्य रचना होती है, जिसमें आप बोल सकते हो कहानी, कविता या फिर सरल भाषा में लिखी गई साहित्य व्यवस्था, जैसे निबंध हो गया, कहानी हो गया, कविता हो गया, ये सब क्या है, ये ऐसे हैं जिसको हम किसी को भी पढ़ के हमें समझ में आ जाता है कि ये क्या है। ठीक है, स्टोरी हो गया जिसे हम कहानी बोलते हैं। लेकिन पद्य व्यवस्था में आपका पद होता है, जिसमें हम इस व्यवस्था के रूप में आपके छंद, रस तथा पंक्तियाँ
तथा लोकोक्तियाँ, इन सभी व्यवस्था का स्वरूप देखते हैं, जिसको समझने के लिए हमारा ज्ञान तथा बोल सकते हो कि स्वरूप होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो छंद होते हैं, छंद की मतलब या फिर परिभाषा, लोकोक्तियों की परिभाषा हमें ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक परिभाषा है बेसिकली, मेरे मतलब जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो उस समय मेरे एक टीचर कहा करते थे, सोना दहायल जा कोयले पे छापा। ये लोकोक्तियाँ है। इसका मतलब आप लोग जानते हो, सोना दहायल जा कोयले पे छापा, यानी कि सोना मतलब इधर उधर बिखर रहा है, लेकिन इंसान कोयला पे छापा मार रहा है। छापा मार रहा है, इट मीन्स क्या है कि यानी कि सोने जैसी अनमोल चीज को छोड़ के वो कोयले जैसे समान चीज को अपनाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि अगर सोना अगर वो प्राप्त कर लेता तो कितने अनलिमिटेड वो कोयला खरीद सकता है, लेकिन अगर वो कोयला प्राप्त कर लेता है तो अनलिमिटेड सोना खरीद नहीं सकता, क्योंकि महंगा क्या होता है? सोना होता है। तो इसीलिए ये जो होता है, इसी को हम आपका पद व्यवस्था देखते हैं। अब जैसे कि आपने कबीर के दोहे देखा होगा, मीराबाई होगी, तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, इनकी जो व्यवस्था थी, इनकी जो रचनाएं थी, इनकी जो कविताएं थी, या फिर इनकी जो बोल सकते हो पंक्तियां थी, वो किस में थी? पद व्यवस्था में। इनको समझने के लिए हमें शिक्षित व्यवस्था का ज्ञान होना आवश्यक है। इसीलिए अनुवाद का दो स्वरूप होता है, पहला पदानुसार, दूसरा आपका गद्यानुसार या फिर गद्यानुसार और पदानुसार जो है, ये आपके अनुवाद के दो प्रक्रिया हैं। दोनों में सरल क्या हो जाता है? आपका गद्यानुवाद, जिसे हम गद्यानुवाद बोलते हैं, वो दोनों में सरल हो जाता है। अब इसी में आपका आ जाता है साहित्यिक विधा पर आधारित यानी कि अलग अलग तौर तरीके। तो काव्यानुवाद, नाटकीय अनुवाद, उसके बाद कथानुवाद। अब देखो, काव्यानुवाद का मतलब होता है, ये आपकी परिभाषा ही है, ये प्रकार है। तो हमारा पहला क्या था? पद्य और गद्य अनुवाद के प्रकार। ठीक है, उसके बाद साहित्यिक विधा के अनुसार प्रकार। ठीक है, तो साहित्यिक विधा में आपका काव्यानुवाद आता है, यानी कि काव्य का वह लक्षण जो हमारे काव्य की रचना किस तरीके से हुई है। जैसे कि काव्य रचना का मतलब होता है कि जो हमारी पंक्ति है, जो हमारा सार है, उसकी रचना किस तरीके से हुआ है, उसके काव्यानुवाद कहते हैं। जो आवश्यक रूप में आज हम गद्य और पद दोनों प्रकार से काव्य की रचना की जाती है। ठीक है, उसके बाद नाटकीय का मतलब बोला जाए जिसमें हमारा नाटक छुपा हो, यानी कि आपने फिल्मों में देखा होगा, फिल्मों क्या है भाई? ये एक नाटक है। तो ये हमारे विचारों से तर्क वितर्क करते हैं, तो ये भी एक अनुवाद ही कहलाता है। उसके बाद कथा अनुवाद की बात की जाए तो जैसे कहानी हो गया, कथा हो गया, जैसे आपने देखा होगा कि किसी चीज़ की फास्ट रखते हो तो उस समय में आपको कथा सुननी पड़ती है, तो वो भी आपका अनुवाद का एक स्वरूप है। ठीक है, तो ये आपके अनुवाद के प्रकार हैं जो कि अब कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसमें हम जैसे यहाँ पे आदर्श अनुवाद भी देख सकते हैं, जो कि हमारे आदर्श, जिसे हम आइडियल के रूप में जो है अनुवाद करते हैं, जो दूसरे को एक आदर्श रूपी भावना प्रदान होता है, या फिर भावानुवाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, और उसके बारे में बात बोला जाए तो देखिए यहाँ पे प्रशासनिक अनुवाद भी आ जाता है इसके प्रकार में, कि जो प्रशासन को चलाने के लिए किया गया अनुवाद हो। उसके बाद विधि अनुवाद, विधि का मतलब होता है कि जैसे लाइटेड की आपने देखा होगा कि पूजा करने की एक विधि होती है, ठीक उसी प्रकार से विधि अनुवाद का मतलब होता है कि कानून व्यवस्था को बनाने के लिए उस पर अनुवाद किए जाते हैं, उसी को हम विधि अनुवाद बोलते हैं। अब उसके बाद आपका परिभाषा में धार्मिक साहित्य का अनुवाद जो देखा जाए, धर्म और साहित्य को कैसे, जैसे कि धर्म हो गया, गीता हो गया, भगवत गीता हो गया, कुरान हो गया, बाइबिल हो गया इत्यादि, इन सभी के अलग अलग जो पुस्तकें हैं ये हमारे धार्मिक पुस्तकें हैं। तो इनके साहित्यिक व्यवस्था में कैसे जोड़ने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको भी एक अनुवाद के रूप में देखा गया। तो ये हमारा जो है प्रकार कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और पर्यटन में अनुवाद का वर्णन करें, या फिर
ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ देगा, शिक्षा और पर्यटन में अनुवाद की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हमारा देखो शिक्षा और अनुवाद, पहली बात तो यह कि मानव जीवन के विकास के लिए शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। शिक्षा से तात्पर्य यह है कि एक ऐसी प्रणाली जिसमें सहायता के लिए मनुष्य खुद में सक्षम है, यानी कि मनुष्य खुद में विकसित सक्षम है। शिक्षा मनुष्य को ज्ञान संपन्न और व्यवहार कुशल तथा जीविका पोषण बनाता है। जीविका यानी कि जीविका का मतलब होता है कि जीवन जीने के लिए आय प्राप्त कर सके, कमा सके, उसी को जीविका पोषण कहा जाता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं सरल शब्दों में शिक्षा एक व्यवस्था है जो हमारे स्रोत को उपयोग करके हम अपना विकास कर सकते हैं। स्रोत जैसे कि बोल सकते हो अलग अलग जो है हमारे पास सोर्सेज हों, उनको हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करके हम अपना विकास कर सके। ठीक है, उसी को हम शिक्षा का व्यवस्था देखते हैं। तो देखिए, पर्यटन और शिक्षा व्यवस्था में अनुवाद का एक ही मतलब है कि जो हम डेली लाइफ में आज हम टूरिज़्म को देख रहे हैं, टूरिज़्म जिसके कारण आज अत्यधिक देश दूसरे देश से जुड़ने में सक्षम हो रहा है। तो इसके कारण क्या है, आप दूसरे देशों के संपर्क में आ रहे हो, दूसरे देशों से बातचीत कर पा रहे हो। ठीक है, जिसके कारण साहित्यिक व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय तौर तरीके से पर्यटन व्यवस्था के रूप में और एक ऐसी स्थिति के रूप में जो देश को लाभकारी, व्यावसायिक तथा बोल सकते हो कि सूचनात्मक क्रांति लाने का प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि पर्यटन आज एक मात्र ऐसा स्वरूप बन चुका है कि दूसरा देश इस देश से आपस में घुल मिल रहा है, एक दूसरे से बातचीत कर रहा है, जिसके कारण पर्यटन की व्यवस्था के कारण अर्थव्यवस्था उस देश की जीडीपी में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो इसी को हम शिक्षा और पर्यटन में अनुवाद की स्थिति देखते हैं। क्लियर है? अब हमारा अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, प्रशासनिक पत्राचार का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, प्रशासनिक पत्राचार की बात बोला जाए तो जो हम प्रशासन के लिए हमारे पत्र व्यवस्था होते हैं उसी को हम प्रशासनिक पत्राचार कहते हैं, जिसमें हम अपने प्रशासन को चलाने के लिए या फिर अपने प्रशासन के रूप में अपनी बातचीत रखने के लिए प्रशासन महोदय के पास अपना पत्र या फिर बोल सकते हो राज्य शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सुचारू रूप से जब हम प्रशासन को किसी प्रकार का पत्र लिखते हैं उसे को हम प्रशासनिक पत्राचार कहते हैं, जिसमें हमारे राज्यपाल, राज्यसभा, केंद्र सभा, ठीक है, या फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, इनके आपके मंत्रालय व्यवस्था शामिल होते हैं, जिसमें हम अपने जिला अध्यक्ष, जिला व्यवस्था, इन सभी के रूप में इनके कल्याण हेतु जो है हम अपना जो पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिकली पत्र लिखते हैं या फिर जो स्वरूप अपनाते हैं उसी को प्रशासनिक पत्राचार कहते हैं। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि प्रशासनिक पत्राचार के अनुवाद की क्यों आवश्यकता होती है, यानी कि प्रशासनिक पत्राचार में अनुवाद की आवश्यकता क्यों होती है। तो पहली बात यह है कि देखिए, अनुवाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक दूसरे की प्रक्रिया में एक विचारों का आदान प्रदान या भाषिक रूप में हम बातचीत करते हैं, उसी को अनुवाद कहते हैं। तो देखिए, प्रशासनिक पत्राचार में अनुवाद की आवश्यकता इसीलिए है, आज़ादी के समय तक जो देश अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी भाषा का गुलाम था, उस टाइम भी तो भाई प्रशासन चल रहा था, तो भाई उस टाइम भी तो बातचीत करने का एक स्वरूप अपनाया गया था। ठीक है, क्योंकि प्रशासन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है बातचीत को तो करना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि जो फारसी भाषा उस समय यूज़ किया जाता था, अंग्रेजी भाषा का यूज़ था, तो उस स्थिति में हमारा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण हुआ 14 सितंबर 1949 में हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण हुआ, उस स्थिति में हम अपने भाषा को अपनाते हुए अपने प्रशासन यानी कि अपने हमारे भारतीय संविधान के अनुसार हमने अपने प्रशासन के अनुसार अपने देश को चलाने के लिए हम जो अनुवाद किए उसी को प्रशासनिक अनुवाद का महत्वता देखते हैं। ठीक है, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद
343A के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया कि भाई हिंदी जो है ना हमारी राष्ट्रीय भाषा है, ठीक है। और उसके बाद 1943-2 में अंग्रेजी भाषा को अलग एक 15 वर्षों तक का जो प्रयोग जारी रखा जाए इसकी व्यवस्था अपना दिया गया। ये मैच हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया कि 15 वर्ष तक ही अंग्रेजी भाषा उपयोग में रहेगा। और वो क्योंकि हमारे प्रशासन को चलाने के लिए हमारे भारत के ही कई लोग जो थे अंग्रेजी सभ्यता के रूप में मैनेजर थे। अब उनको आती थी इंग्लिश, अब उनको हिंदी का स्वरूप अपनाते अपनाते टाइम लग जाएगा, इसीलिए 15 साल का टाइम पीरियड दिया गया था। लेकिन हमारे भारत का दुर्भाग्य देखिए आज कि आज हमारे भारत में हिंदी भाषा का जो है सर्वनाश दिन प्रतिदिन होता हुआ नजर आ रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा भारत के लोग ही हिंदी भाषा का अस्तित्व जो है जड़ से खत्म कर डालेंगे, ठीक है। तो इसी रूप में जो है हमारे प्रशासनिक व्यवस्था का अनुवाद जो है हमारे कार्य को चलाना, हमारे कार्य व्यवस्था को आगे बढ़ाना तथा हमारे जटिलताओं, हमारे देश के प्रगति तथा देश के कल्याण हेतु तथा देश के लिए कानून व्यवस्था का निर्माण करना हमारा एकमात्र लक्ष्य है, जिसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि प्रशासनिक पत्राचार में अनुवाद आवश्यक है। क्योंकि प्रशासनिक पत्राचार में हम प्रशासन को चलाने के लिए केंद्र सरकार, प्रशासन व्यवस्था, राज्य सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री इत्यादि इन स्वरूप का वर्णन देखते हैं और इनके रूप में जो है पत्र लिखने की प्रक्रिया तथा देश के कल्याण हित के लिए तथा देश के संविधान में निर्माण की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन को पत्र लिखा जाए, उसी को प्रशासनिक पत्राचार का महत्वपूर्ण अनुवाद स्थिति देखते हैं। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स में थोड़ा और भी बताना चाहूँगा कि देखिए प्रशासन पत्राचार का जो स्वरूप है वो क्या होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बता भी दिया, तो देखिए जो हमारे प्रशासन होते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि प्रशासन का मतलब क्या होता है, शासन चलाने की व्यवस्था, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमारे भारत में क्या हो रहा है, हमारे भारत में भी तो प्रशासन हो रहा है। तो शासन कैसे चलाया जाए उस पर राज्यसभा में, लोकसभा में, सीटों में बैठक बुलाई जाती है। भाई उनके सदस्य क्या करते हैं, भाई बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कार्यकाल को, गैर सरकारी कार्य व्यवस्था, कार्यकाल कितने साल के लिए होगा, कौन कौन से बिल पास किया जाएगा, कौन कौन से बिल किस लोगों के फेवर में रहेगा, कौन कौन से जाति के लिए क्या क्या क्राइटेरिया अपनाया जाएगा, ये हमारा प्रशासन है, ठीक है। अब इसी प्रशासन के रूप में जो ये पत्राचार व्यवस्था होता है, जो पत्र रखा जाता है कि भाई मुख्य मंत्रालय जो है इस तरीके का जो स्वरूप अपना रहा है, सरकारी बैंक इस तरीके का उनका लिमिटेशन होगा, उसके बाद केंद्र सरकार का ये कार्य हो, इसी में जो है एक पर्टिकुलर नोटिस जारी किया जाता है, उसी को प्रशासनिक पत्राचार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जो कि ये तय करता है कि किस व्यक्ति का, किस क्षेत्र का कितना कार्यकाल है और कितने समय के लिए है और उसके कार्यकाल में कौन कौन से काम शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बात बोलूँ, जैसे कि एक टीचर होता है, अब टीचर को ये दिया जाता है कि इतने टाइम में आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना है, तो वो आपका एक पत्राचार के रूप में उससे नोटिस मिलता है कि हाँ भाई आपको इतने सब्जेक्ट को इतने टाइम में सिलेबस को कंप्लीट करना है। डेट्स इट। तो ये हमारा टॉपिक था।